दोस्तों, सीधा जवाब है हाँ। हाँ, आप क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास में सही स्ट्रैटेजी, सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। अगर आप अभी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो तो आपके पास में लगभग अभी 5 महीने बचे हैं। तो ऐसे में आपके दिमाग में सवाल जरूर आ सकता है क्या कि इन 5 महीनों में आरआरबी जेई की प्रिपरेशन की जा सकती है? क्या अभी मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या इसका एग्जाम इजी होता है कि टफ होता है? तो बच्चों, इस बारे में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये जो आपका डाउट है वो डाउट बहुत सारे बच्चों में होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी डाउट, इसी कंफ्यूजन के कारण अपनी प्रिपरेशन शुरू करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आपने सही स्ट्रेटेजीज यूज करी है, सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है, तो इन 5 महीनों में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो और आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू करने वाले हो आरआरबी जेई की और आपके पास में सिर्फ 5 महीने बचे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कुछ डिफरेंस लाना होगा और ये डिफरेंस होगा प्लानिंग का। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 मंथ्स का ये रोड मैप दूंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, आपको अपना टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए, और इसके अलावा 5 वो मिस्टेक्स जो कि 90% बिगनर्स करते हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो 5 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है, फुल प्रूफ तरीके से करनी है कि 5 महीने की प्रिपरेशन के बावजूद भी आपका सिलेक्शन जरूर हो पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने टाइम टेबल भी बताया है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हर वीक में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस, और साथ में एग्जाम एनालिसिस भी आता रहता है चैनल पर। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं आरआरबी जेई की वैकेंसी के लिए। इस साल रेलवेज ने जूनियर इंजीनियर और रिलेटेड पोस्ट की टोटल 4098 वैकेंसीज अप्रूव करी हैं। अब इन पोस्ट के लिए कंपटीशन तो डेफिनेटली टफ होने वाला है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। कंपटीशन डेफिनेटली टफ होगा और हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और आरआरबी जेई का एग्जाम भी इजी नहीं होता है, उसका एग्जाम भी काफी टफ रहता है। तो आपका सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप जो अब बचा हुआ टाइम आपके पास में उसमें अच्छी प्रिपरेशन करें, कंसिस्टेंटली तैयारी करें अपनी और प्रॉपर रिवीजन करें। अच्छी बात यह है कि आरआरबी जेई का सिलेबस यूपीएससी की सिलेबस की तरीके से अनलिमिटेड या बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, तो आप इसकी प्रिपरेशन डेफिनेटली जरूर कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो। तो अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी कि बैचलर्स डिग्री है या फिर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई इस पोस्ट के लिए जरूर आपको करनी पड़ेगी जो कि इंजीनियरिंग की होती है। तो अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके एग्जाम पैटर्न में 2 स्टेजेस होती हैं। तो पहला होता है आपका सीबीटी 1 एग्जाम जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते
हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस पेपर में, तो 1/3 मार्क्स जो होते हैं आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आपका आंसर गलत रहा है तो गलत आंसर पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब ये जो CBT 1 पेपर होता है, ये पेपर आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इस एग्जाम के यानी कि CBT 1 एग्जाम के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। सेकेंड स्टेज में CBT 2 का एग्जाम होता है। CBT 2 एग्जाम होता है जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनके टोटल मार्क्स 150 ही होते हैं। तो इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन के पेपर पूछे जाते हैं, और साथ में आपका टेक्निकल पेपर जो कि आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, टेक्निकल पेपर भी पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो आपके टेक्निकल पेपर का ही होता है। 100 मार्क्स का आपका केवल टेक्निकल पेपर ही होता है। तो टेक्निकल वाले पार्ट पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है CBT 2 वाले पेपर में, और आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो भी CBT 2 के पेपर के बेसिस पर ही बनेगी। तो ये आपका मेरिट, फाइनल मेरिट डिसाइड करने में यही एग्जाम रोल प्ले करने वाला है। और CBT 2 एग्जाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन एग्जाम्स के डिटेल्ड सिलेबस का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी, लेकिन फिर भी आप नोटिफिकेशन जरूर चेक करिएगा अप्लाई करने से पहले। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम टेबल का। तो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग देखें, तो मैथ्स और रीजनिंग्स के आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और डेली आपको इसको 2.5 घंटे देना है। फिर बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसको आपको रिवाइज करना है थॉरोली, और डेली 2 घंटे कम से कम इसको देने हैं। जनरल साइंस की बात करें तो NCERT की बुक्स इसके लिए रेफर करनी है, क्लास 9th और 10th की, और डेली हैबिट बनाओ कि डेली एक चैप्टर पढ़ो और कम से कम 1 घंटा जनरल साइंस को डेली आप दो। फिर आते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ने की हैबिट डालिए, लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। तो डेली आप कोशिश करिए कि करीब 30 से 40 मिनट की आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। सेकेंड और थर्ड मंथ जो होंगे वो आपके सबसे हैवी होने वाले हैं। इन मंथ्स में, सेकेंड और थर्ड मंथ में आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल जोर शोर से करनी है। डेली कम से कम 6 से 7 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट जो होना चाहिए वो आपका प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, और साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको न्यूमेरिकल्स भी बराबर आने चाहिए। वहीं रीजनिंग और मैथ्स में भी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, तो हर चैप्टर के जितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर पाए, जितनी ज्यादा आप स्पीड बढ़ा पाए, तो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। वीकली आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है, हर एक सेक्शंस का टेस्ट देते जाओ, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको ये सेक्शन कितनी अच्छे से और कितना स्ट्रांगली आपका इसमें प्रिपरेशन हो चुकी है। तो जो भी वीक पॉइंट्स हैं आपके, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी इसी स्टेज पे अगर आपको पता चलता जाएगा तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे, आपके पास टाइम रहेगा इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो आप वीकली सेक्शन टेस्ट जरूर दीजिए, इसको नॉन नेगोशिएबल बना लीजिए, इसको छोड़ना आपको नहीं है। और साथ ही साथ वीकेंड्स में जो आप करते चले आए हो, पूरे वीक आपने जो पढ़ाई की है उसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे पढ़ते चले जाएंगे और पीछे का भूलते चले जाएंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल है। अब 4th मंथ में आपको मॉक टेस्ट और एरर एनालिसिस करना है। तो 4th मंथ से आपको फुल लेंथ के प्रॉपरली मॉक टेस्ट करने हैं, जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करे। तो उन मॉक टेस्ट को आपको टाइमली मैनर में करना है। जैसे कि अगर आप CBT 1 का मॉक टेस्ट कर रहे हो तो वो 90 मिनट में आपको अपने लिए टाइम देना है और 90 मिनट में उसको पूरा करना है। तो वो मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं 4th मंथ की शुरुआत से ही, और कम से कम
कोशिश करिएगा कि 2 से 3 मॉक टेस्ट हर वीक आप जरूर दें, और हर मॉक टेस्ट के बाद में एक एरर लॉग बनाओ, एक बुक बनाओ, छोटी नोटबुक बनाओ, जिसमें आप नोट करते जाओ कि आपने किस किस पार्ट में, किस किस कंसेप्ट या किस किस सेक्शन में कौन कौन सी मिस्टेक की है, ताकि आप आगे जो मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो उनमें आप ये चेक कर सको कि सेम मिस्टेक्स आप रिपीट तो नहीं कर रहे हो, आपको वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आप जरूर करिएगा, एरर लॉग जरूर बनाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ये स्किप कर देते हैं और फिर वो सेम मिस्टेक हर मॉक टेस्ट में भी रिपीट करते चले आ रहे हैं। और अगर उस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आया, मेन एग्जाम्स में आया, तो वहां पे भी आप वही मिस्टेक कर देते हैं। तो एरर लॉग बुक जरूर बनाइएगा और उसमें चेक करिएगा कि जो मिस्टेक आप कर रहे हो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, और आगे के मॉक टेस्ट में वो मिस्टेक आपकी रिपीट नहीं हो। इसके साथ में ही आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन जरूर करते जाइए। तो 4th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी एरर्स भी आइडेंटिफाई करनी है, उनको ठीक भी करना है, अपने वीक कंसेप्ट्स, वीक चैप्टर्स को प्रॉपरली रिवाइज करना है। लास्ट जो आपका 5th मंथ है उसमें आपको केवल रिवीजन एंड रिवीजन करना है। तो लास्ट 5th मंथ में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी आप अभी तक पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाने पे ध्यान दो। तो उसके लिए डेली एक मॉक टेस्ट करो, उसका एनालिसिस करो कि क्या क्या मिस्टेक्स आपकी हुई हैं, साथ के साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हो टाइम मैनर में, टाइम के साथ में जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सॉल्व करो। फॉर्मूला शीट्स और फॉर्मूलाज और अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहो। साथ के साथ जो आपकी लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स है उसको भी रिवाइज करते रहो। तो लास्ट का जो 5th मंथ है वो केवल रिवीजन के ऊपर होना चाहिए, आपको इसमें केवल रिवीजन एंड रिवीजन करना है, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप सॉल्व कर सको उतने जरूर सॉल्व करिए। अब बुक्स की बात करें तो किन बुक्स से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो बुक्स का ओवरलोड आप बिल्कुल मत लीजिए। एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 बुक्स रेफर कर सकते हो मैक्सिमम, उनसे ही पढ़ाई करिए। जितनी ज्यादा आप बुक्स देखेंगे, जितनी ज्यादा बुक्स से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बेटर है 1 या 2 बुक्स रेफर करिए, उनको अच्छे से बार बार पढ़िए, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ बुक्स बताती हूँ रेफरेंस के लिए जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि केवल आप यही बुक्स रेफर करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बुक्स अच्छी लगती है तो आप उनको जरूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक्स के लिए RS अग्रवाल की बुक काफी अच्छी है, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय राजेश वर्मा भी काफी अच्छी बुक है। उसके बाद में जनरल साइंस के लिए देखना है तो सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स NCERT बुक्स हैं। तो आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की साइंस की बुक्स को जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक चाहिए तो वो आप लूसेंट की जीके देख सकते हो, उसका साइंस सेक्शन जरूर रेफर कर सकते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके लिए भी जनरल अवेयरनेस की काफी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप लूसेंट की भी जीके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए लूसेंट और RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक्स आती है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की, तो वो भी आप देख सकते हो। टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज है। तो उसके लिए आपके जो इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा के जो इंजीनियरिंग के नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनको आप रेफर करिए। तो बजाय कोई नई बुक खरीदने के, आपने जो पूरे टाइम आपने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो उन बुक्स को रेफर करिए, उनके नोट्स को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तो वहां से आपका काफी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि 10 बुक खरीदने से कुछ नहीं होगा। अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो और बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स यानी कि PYQ सॉल्व करते हो तो उनको यूज कैसे करना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम PYQ सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप बिना टाइम के सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए। तो उसमें आप अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो बिना टाइम के तसल्ली से आप सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम PYQ सॉल्व करेंगे उसमें आप अपना कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करिए।
दूसरी बार जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उस टाइम पे टाइम का जरूर ध्यान करिए, पूरे टाइम के साथ में सॉल्व करिए ताकि आपकी स्पीड चेक हो सके। और उस टाइम पे अपनी स्पीड मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड टाइम में अपनी जो गलतियां आपने करी हैं उन गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी लॉगबुक मेंटेन करके रखिए। और ध्यान रखिए कि दूसरी बार जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो उसी कंसेप्ट का या उसी तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आप वही सेम गलती नहीं रिपीट करें, तो आपकी गलतियां रिपीट दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपीटेड टॉपिक्स जो भी हैं, जो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो रिपीट टॉपिक्स हो रहे हैं, रिपीट कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उनमें कोई गुंजाइश मत छोड़िए, क्योंकि वो रिपीटेड टॉपिक्स को दोबारा आने की पूरी संभावना होती है, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। इसमें मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि लास्ट 5 से 6 साल के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए, स्पेशली टेक्निकल पार्ट के भी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी आरआरबी जेई एग्जाम की, तो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपको एक टारगेट मिलता है कि कितने आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। मॉक टेस्ट चाहे आप अटेम्प्ट कर रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो कितने आपके मार्क्स आने चाहिए जिससे आपको अंदाजा लग सके कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए टारगेट सेट करने के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रॉपर एक्यूरेटली कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि ये आपके जोन, कैटेगरी और पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब 2026 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, आइए वो देखते हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी सीबीटी 1 एग्जाम में, तो जनरल के लिए बात करें तो करीब 75 से 80 मार्क्स के आसपास जानी चाहिए। ओबीसी एससी की बात करें तो 70 से 76 मार्क्स, और एसटी की बात करें तो 65 से 70 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए आरआरबी जेई एग्जाम की। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन यानी कि अच्छी है। अब आपको मैं बताती हूँ वो 5 मिस्टेक जो कि जनरली बिगनर्स करते हैं और आपको वो अवॉइड करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक की बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट को बाद के लिए छोड़ना। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो पेपर फर्स्ट होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं उस टेक्निकल सब्जेक्ट को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि पहले पेपर फर्स्ट हो जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ से आपको टेक्निकल सब्जेक्ट की भी तैयारी अपनी शुरू करनी है। आपको ये मान के चलना है कि आपका ये प्रीलिम्स, आपका पेपर फर्स्ट जो है वो जरूर क्लियर होगा, और अपनी तैयारी आपको उसी हिसाब से रखनी है, क्योंकि सेकंड पेपर में, पेपर 2 में सबसे ज्यादा वेटेज 100 मार्क्स जो है वो केवल टेक्निकल पेपर के हैं। इसके बाद सेकंड मिस्टेक है कि थ्योरी पढ़ना। केवल बच्चे क्या हो करते हैं, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट की भी बात करें तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना है, उसकी एक्यूरेसी और उनकी स्पीड पे बहुत ध्यान देना है। थर्ड मिस्टेक है कि मॉक टेस्ट नहीं देना। तो आप किसी भी सिचुएशन में मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको जरूर करने हैं। फोर्थ मिस्टेक है करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए छोड़ना। तो ये बहुत गलत है। करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है, डेली कम से कम 40 मिनट आपको देनी है, डेली करंट अफेयर्स देखनी है, क्योंकि अगर आपने लास्ट के लिए करंट अफेयर्स छोड़ दी तो आप एक महीने में पूरे 6 महीने की करंट अफेयर्स नहीं कर पाओगे। इसके अलावा लास्ट मिस्टेक है अपनी एरर एनालिसिस नहीं करना। जो आप गलतियां कर रहे हो उन पे ध्यान नहीं देना, उनको बार बार रिपीट करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आपकी जो गलतियां हो रही हैं उनको समझना कि वो क्यों हो रही हैं, कहाँ आप गलत जा रहे हो, और उनको रेक्टिफाई करना जरूरी है, वो कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ताकि वो मिस्टेक्स बार बार रिपीट ना हो। तो दोस्तों 5 महीने कम नहीं है, काफी टाइम है आपके पास में। अगर आप प्लानिंग और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हो तो इन 5 महीनों में भी आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है। याद रखिए आरआरबी जेई केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का भी एग्जाम है। तो जो बच्चे कंसिस्टेंटली लग कर पढ़ाई कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा।
इसका सिलेबस मैंने पिन कमेंट्स में डाल दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप किस इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता रहे कि आप किस फील्ड की, किस टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एक और ऐसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।